वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम वफाकी बजट 2025 और 26 के हम खसूसी सेशन पे हम कर रहे हैं और वक्फे में हम चल गए थे। वक्फे में जाने से कबल मेरे साथ जो मैं आपको तारुफ करा दूंगा, को होस्ट जो थी हमारी बुशरा थी, अब को होस्ट तब्दील हो गई हैं और समीर नवाज आ गई हैं। तो अब समीर नवाज जो है वो मेहमानों से पूछेंगे भी, उनके हालात का भी इजहार करेंगे कि भाई उनके क्या हालात हैं, और समीर नवाज अपनी कुछ मायराना तब से भी करेंगे, कुछ आप भी करेंगे ना? तो नहीं बहरहाल आप एक न्यूज एंकर भी रही हैं माशाल्लाह, आप एक भी एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो बजट के हवाले से मैं देख रही थी सेशन आपका ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से इदरीस साहब आप बात कर रहे थे, तो कंटिन्यू करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले उस आपकी बात को मुकम्मल सुन सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मवाजना किया जाए, क्या होना चाहिए। हम EFS को भी डिस्कस कर रहे थे। EFS से मैं स्टार्ट करूंगा कि EFS को थोड़ा सा कवर किया जाएगा कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन को EFS के मुतालिक इतना पता नहीं होता, नहीं समझ। ओके, तो इस स्कीम के तहत जो ठीक है कि एक्सपोर्ट के लिए स्कीम्स आनी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट में कोई खातिर खा वो नहीं हुआ। उसके बजाय ये फर्क पड़ा कि जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उसको बहुत फर्क पड़ा, जिसमें खास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे लोकल जो गारमेंट से वाबस्ता एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कपड़ा बनाती थी, जो एसेसरीज बनाती थी, जो यान बनाती थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता बंद होती गई और उसमें एक इंपोर्ट पे उसका लोड आ गया, जिससे ऑब्वियसली आपका एक जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी जाता रहा। अब अगर उसी सिचुएशन में EFS को सही करके अगर इस तरीके से मेक श्योर करें, उसके सही तरीके से ऑडिट हो, तो ये स्कीम बुरी नहीं थी, वो अच्छी थी। बट अगेन उस स्कीम के तहत अभी जिस तरीके से अभी 18% उस पर लागू हुआ है, अभी आने वाले 1-2 दिन में वक्त वो बताएगा कि वो सिर्फ यान और कपड़े की हद तक महदूद है या दूसरी, अगर ये दूसरी चीज़ों पे है तो इससे लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग मिलेगा और ऑब्वियसली वो ग्रो करेगी। देखें, हमारा 24 करोड़ आवाम, इस 24 करोड़ आवाम का एक मुल्क है, इसमें एक्सपोर्ट के साथ साथ लोकल और यहाँ पे रहने वाले आदमियों को भी हमें सहूलतें देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एलीट और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो है आप मराद दें और छोटी का ना हो। मैंने पहले भी कहा था कि इस मुल्क में एक बिजली का रेट होना चाहिए, और बिजली का रेट इस वक्त हमारे खित्ते के हिसाब से कम है, ज़्यादा है। नो डाउट पिछले अगर आप उससे कंपेयर करें तो काफ़ी खातिर खा इसमें ना कमी हुई है, लेकिन वो कमी काफ़ी नहीं है, उसमें और मज़ीद कमी होनी चाहिए जिसके तहत आप वो करेंगे। प्लस हमारे यहाँ इस खित्ते में जो है, हमारे पाकिस्तान में जो लेबर रेट्स हैं, जो सैलरी और वेजेस के रेट्स हैं, वो भी एक कंपैरिजन आप बनाएं तो अच्छे मुल्कों से, अगर आप कंबोडिया, वियतनाम और इनसे जो आपके कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो हमारे उनसे बहुत कम है। लेकिन हमारे यहाँ जो फुकदान है वो यह है ट्रेनिंग का, हमारे वो स्किल्स नहीं है, हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग नहीं है। अगर उनका R&D भी नहीं है, देखें ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को लैग करती है। देखें, ये मुल्क आज एटम बम, न्यूक्लियर बम और सुपरसोनिक जहाज़ तो बना लिया, लेकिन एक जो टेक्सटाइल की बेसिक नीड है, हर कपड़े को जो डाइंग करने के लिए डाइज एंड केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वो आज तक इस मुल्क में नहीं बना, वो सारा इंपोर्ट बेस्ड है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी तरफ से वो मराद, वो चीज़ें नहीं देखी गई। वो समझते हैं कि यार इंपोर्ट कर लेंगे, इस पर कम से कम ड्यूटी है या कम कुछ वो खांचा दे के जो है इसको कम उसमें ड्यूटी में निकाल लेंगे और वो इंडस्ट्री चलती रहे। हमें इस चीज़ पे भी जोर देना चाहिए कि वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कब हम अपने मुल्क में बनाएंगे, ताकि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर का, ये जो गारमेंट सेक्टर का ये जो पूरा सर्कल है ना, वो कंप्लीट हो जाए। हम किसी के वो मोहताज ना रहें कि आज चाइना से हमें इंपोर्ट करना है, आज इंडिया से इंपोर्ट करना है, आज दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके। देखिए, जब आप उन्हीं मुल्कों से इंपोर्ट करके आप उस अपने माल को तैयार करेंगे तो आप उनसे कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे। आपको कॉम्पीट करने के लिए बिजली सस्ती, लेबर सस्ती के साथ साथ ऐसे जो चीज़ें हैं जो टेक्सटाइल और गारमेंट में तैयार होने में मदद करते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे बनाने होंगे। और इसमें पहल हम इंडस्ट्रीज को ही करना होगा, हमें ही बनाना होगा, गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। कसूर किसका है? कसूर हम लोगों का भी है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट का भी है, तो पब्लिक सेक्टर निजी लोगों को भी, जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। देखिए, उन्होंने ट्रेडिंग को सपोर्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एग्जैक्टली। अब मैन्युफैक्चरिंग को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी ये देखें, आप जिस दिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और लोकल इंडस्ट्रीज को एक सही वे मिल गया ना, तो आपके सारे जितने भी टारगेट्स हैं ये पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ ये होंगे बल्कि आपकी देखें जॉब भी क्रिएट होंगी, आपको साथ साथ इतनी पॉपुलेशन है उनको जॉब भी, आप इंपोर्ट में 4 आदमियों के ऑफिस में काम चला सकते हैं, जब एक फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें 400 आदमी होते हैं। बिल्कुल जी। शेख साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो इन्होंने बात की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हम देखें, बांग्लादेश को अगर हम देखें तो कहाँ था और इस वक्त कहाँ पहुँच गया वो, तो वहाँ पे उन्होंने ये जो स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनको बड़ा सपोर्ट किया। हमारे यहाँ कोई, मैंने बात पहले भी कही थी कि हमारे कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती ना
एक कंटिन्यूएशन हो कि भाई हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेके चलना है। अब वहाँ पे देखें घर घर में इंडस्ट्रीज बनी हुई Cotton है, industries ठीक है, बनी कॉटन आधी बात है। अब ये हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, क्या ये हम 30 सालों में 40 सालों में ये जो हमारे हुक्मरान मुसलसल वही चले आ रहे हैं, क्या 30-40 सालों में इनको ये समझ नहीं आई कि हमें इसकी ज़रूरत है? जैसे आपने जो फैक्ट्री का जिक्र किया, क्या ये हम ये जो खुद नहीं हम बना सकते थे, हम डाइंग के लिए जो मटेरियल है जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उस पर हमारा जो ज़र मुबादला कितना जाता है, हम तो $1 के लिए जो ना ये तो मैंने एक मिसाल दी, ऐसी तो सैकड़ों चीजें हैं। बिल्कुल वही बात, मैं भी उसी को कह रहा हूँ कि एक चीज़ है ये, सिर्फ हमारे पास सर कोई एक लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। बजट को मैं मेरे अगर आप ज़ाती राय पूछें तो मैं इसे डंग टपाओ बजट कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो अगर मैं डंग टपाओ, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा अच्छा इसमें ये करना है, अच्छा कर दो, अच्छा इस इंडस्ट्री ने ये कहा अच्छा ये कर दो, इन्होंने कहा जी ये कर, अरे भाई कर दो, लेकिन क्या उसकी कंटिन्यूएशन आप कर पाएंगे? आपने बिजली अगर आपने सस्ती कर दी, क्या आप उसकी कंटिन्यूएशन बरकरार रख पाएंगे आगे, या फिर आप वापस चले जाएंगे उसी तरफ? जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर 40 रुपए वापस चली गई तो फिर कहाँ चले जाएगी सारी चीजें ना? तो एक पॉलिसी होनी चाहिए जिस तरह से हम कह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात महंगाई के हवाले से थी, तनख्वाह बढ़ाना मेरे जो अपना एक तजिया है उसके महंगाई बढ़ाने के बराबर है, ठीक है? सही बात। तनख्वाह बढ़ाने का मतलब है आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप उसकी जो पावर है, कुव्वत खरीद, वो बढ़ाते जाएंगे और जो मार्केट है वो ऊपर जाती जाएगी और महंगाई बढ़ती जाएगी। हमें जो इदरीस साहब बात करें कि महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई कम करें, बिजली कम करें, पेट्रोल कम करें। अच्छा उसका आप देखें, एक पेट्रोल है, आप देखने 50 पैसे बढ़ेगा, आप जरा जाके मार्केट में देख लीजिए आलू प्याज टमाटर का क्या असर हो जाएगा। यानी आप देखें इम्पैक्ट कहाँ पे। मैं तो एक आम आदमी जब कम होता है तो कोई चीज कम नहीं होती फिर उसके और बाद। फिर जब अच्छा, एक दफा ये बढ़ जाए, ये तो वो आप चीजें मामूली सी हम ये देख रहे हैं ना कि जिसमें थोड़ा बहुत इजाफा होता है, और पूरा साल ही ये बजट में तो काउंट ही नहीं होता ना। ये तो हम बजट के अलावा देखते हैं कि आज आलमी मार्केट में पेट्रोल या मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो फिर कल से उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। बिजली का जो तवानाई का इस वक्त हम बहरान सबसे ज्यादा देख रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे जुनैद साहब कि जिस तरह से इस वक्त सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स के हवाले से उन्होंने बात की है कि जी सेल्स टैक्स का जो निफाज उन्होंने लगाने की बात की है, आप क्या समझते हैं कि जो क्लीन एनर्जी पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट उसके ऊपर मुतासिर करेगा इस चीज को? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखें एक ऑल्टरनेट एनर्जी जो है ये एक इस वक्त आप समझे दुनिया में एक रिलीफ है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, फ्रॉम द ट्रेडिशनल फ्यूल्स जो है। तो हमारे क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे देखिए पहले समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ सोलर इतनी स्पीड से क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों जब ये मसले कंबाइन हुए, कुछ लोगों ने दोनों फेस किए, किसी ने एक फेस किया, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ सोलर रेवोल्यूशन आए। अच्छा ये समझिए एक स्पेस दी इसने हमें, हमारे सिस्टम को, कि हम के लोग जो है वो उसमें ब्रीदिंग स्पेस बन सके और हमारा सिस्टम चल सके जो है। और अब ये कभी पिनिकल पे पहुंच रहा है राइट नाउ। मैं समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर जो है इस ऑल्टरनेट सोर्स को जो है वो के ऊपर जो है वो एडेड टैक्सेशन करना शायद इतना प्रोडक्टिव ना रहे, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी सिस्टम के लिए। तो क्योंकि अभी जैसे कि बजट पे बहस होगी और इस पे अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस होनी है और इसको इनको करेक्शंस आनी है, तो आई थिंक सो दिस शुड बी वन ऑफ द एजेंडा, टॉप एजेंडा, जिसके अंदर ये होना चाहिए कि ये इसको डेफिनेटली ये रिव्यू किया जाए, ताकि एटलीस्ट ये उस रैशनल में आ जाए जहां पे एक विन विन सिचुएशन हो जाए फॉर बोथ द प्लेयर्स जो है, ताकि सस्टेन भी कर सके और अल्टीमेटली आगे ग्रोथ भी इसमें आ सके जो है। सही। हमारे साथ हाफिज इनाम साहब भी मौजूद हैं, बिल्कुल उनको भी हम आसमान सर वो बिजली पे कुछ बात करना चाहते हैं। जी जी। इलेक्ट्रिसिटी की ये पोजीशन है कि हमारे पास ये एक डाई कास्ट हो चुकी कि हमने ओवर बिजली खरीदी, हमें चाहिए 24,000 थी, हमने 40-50,000 खरीदी। अब ठीक है, हमने जिनको बहुत सारे विड्रॉ कराए, ये सारा जो 30 रुपए की तरफ काम हुआ इसमें बहुत सारे एफर्ट्स हुए, जिनको रिटायर कराए, आईपीपी रीनेगोशिएट हुए, कैपेसिटी पेमेंट से हटे। अब जो एक और चीज तय थी वो ये कि 4 जो आरएनजी के प्लांट हैं, ये चारों जो है वो प्रोविंसेस हिट लें, 2 प्रोविंस के हैं और 2 सेंटर के हैं, वो हिट लें तो, और इसको खत्म करें। 4,000 4,500 सिस्टम से ये भी निकल जाएगा। और ये इतने महंगे प्लांट भी नहीं है, 400-500 मिलियन के शायद रीसेल भी हो जाए 300-400 मिलियन में, क्योंकि है ये हाई एफिशिएंट है पर उसका फ्यूल चूंकि डिफरेंस है। अब हमारे पास एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी टेक ओवर पे है, तो अब हम एनर्जी में जकड़े हुए। इसका सिर्फ एक हल है, मैसिव
तरीके से किसी तरह बिजली की डिमांड आ जाए तो हमारी बिजली रीजन की शायद सबसे वन ऑफ द लोएस्ट नहीं तो नियर टू लोएस्ट आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब हमारा जो फ्यूल मिक्स है वो अब आइडियल हो गया, तो उसकी वजह से आप देखें 8-9 रुपए का टोटल फ्यूल होता है और अब 20-22 रुपए जो है वो कैपेसिटी और लाइन लॉसेस। आप तो अमेरिका से पेट्रोल लेने की बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, जो कि सऊदी अरब के मुकाबले में आपका $3 से $4 महंगा होगा। देखिए वो तो हो सकता है वो मैच करके दें, मैच करके दें, मतलब ये है कि, लेकिन बहरहाल ये है कि आप ये बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट तो इस वक्त जो है अमेरिका से अपने ट्रेड डेफिसिट को बराबर करने के देखिए लिए, हमारी 6 बिलियन एक्सपोर्ट है, हाँ, अगर वो 10 बिलियन होती है तो वाई नॉट। अच्छा जाएगी। दूसरे अब जो एक और चीज आ गई है कि इसका सिर्फ एक हल है कि हमारे हर चीज के रील इन्वेंट करे जाते हैं बाहर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये सक्सेस मॉडल बैठे हुए हैं। ये कब लगा था? 84 में। 84 था 82 था सर? 82 में 82 में लगा। 84 से इंडस्ट्रीज लगी थी। 84 से इंडस्ट्रीज लगी और उसके बाद सक्सेस स्टोरी हो गया, आपको भरे हुए शायद 30 साल हो गए। नया एपिसोड 5-7 हजार उसका लग रहा। आपके पास बिन कासिम पे सरप्लस बिजली है, आपके पास साउथ में सरप्लस बिजली है। अब खुदा के लिए आज 1.5 साल तो सुनते हुए हो गए, 5-6 हजार मेगावाट की सीधे कंजम्पशन आ जाएगी। एक हैवी इंडस्ट्री जो डाइज एंड केमिकल्स बनाती है वो 1000-1500 मेगावाट ले लेगी, आपके मसले ही खत्म हो जाएंगे आपकी। तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो तो रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, वो SIG का व्हील इन्वेंट करना है, अब उसका मेरे पास क्या इलाज है? फिर मैंने ये पूछा कि जब बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे थे, हाँ। पता नहीं भरती है, अब हम यहाँ से यूं लाहौर से लेके यूं जा रहे हैं, भाई सीधे कराची से इस्लामाबाद लो, 4 घंटे में इसमें ट्रेन मुझे इतराज भी ये था, बताया आप देखिए मोटरवे, अच्छा फिर अब मोटरवे अच्छा, बननी चाहिए कराची से लेके पेशावर तक के लिए, हाँ। लेकिन वो सबसे बनी- ज्यादा ट्रैफिक कराची से हैदराबाद, कराची से हैदराबाद का वो सबसे मोटरवे ज्यादा नहीं, टूल नहीं बनी। कलेक्शन है। वो बने नहीं, वो वो टूल- अब हमारे यहाँ कुछ सियासी अब एक चीज पे आ विजन जाए भी वो होता है। रह जाएगा वरना रिदम। हमारा जो सबसे बड़ा मसले पैदा हुए पाकिस्तान के, वो सबसे बड़े हुए जब हमने NFC और बहुत सारे महकमे सूबों को दिए। तो हमने एक काम बजाय एक आदमी के करने के वो 4 आदमी मुख्तलिफ जगह लगा दी, उससे कॉस्ट बढ़ गई और डिलीवरी नहीं। देखिए सूबों का चेक एंड बैलेंस और फेडरल का चेक एंड बैलेंस में बड़ा फर्क है। फेडरल गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंसेस अंग्रेजों के टाइम से चले आए थे और वो चेक एंड बैलेंसेस मौजूद है। फेडरल का कोई लॉ सेनेट के बगैर पास नहीं होता जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो, ठीक है। सिंध का या पंजाब का जो लॉ है, सिंध का बिलावल हाउस के बिना नहीं होता। नहीं लेट्स नॉट गो इनटू, मैं सिंध का नाम ही नहीं लेता। लेट्स से पंजाब लेकिन का बात का लॉ देखिए सिर्फ असेंबली पास कर देगी, वो सेनेट सिंपल सी बात ये, सिंपल सी बात ये हमें NFC रिवर्स करना हम पड़ेगा। कराची की जब बात करते हैं ना, कराची की जब बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें वफाक इतना कसूरवार नहीं ठहराया जाता। EPZ की बात कर रहे हैं ना, मैं EPZ खुद सर्वे करके आया, पूरा प्रोग्राम करके आया 40%। इनकी कितनी जमीन है आपके कब्जे में वडेरों के? 300 and something एकड़। आप यकीन ये तो करें कराची कि- की है ना, हाँ, सिर्फ कराची की आप बात करें ना। EPZ पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ मैं है। कराची की बात कर रहा हूं। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज 356 एकड़, बट अभी 82 एकड़ और ऐड होने जा रही है। ऐड होने है। कब्जे कितने हैं? कोई कब्जा नहीं है। कब्जे थे आपके, आपने छुड़वाए? नहीं, देखें छुड़वाए, वो प्लॉट पे कब्जे थे जो खाली थे, उसी प्लॉट को इसके खाली अलावा करा तो के कच्ची आबादी उसमें बनी हुई थी साइड में, वो सब खाली करा दिया, बन रहा है साइड में, साइड में। हाँ, नहीं, EPZ के बाहर थी ये तो दीवार के अंदर है। ये अब बॉन्डेड उसके है। अंदर ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि EPZ का किरदार तो वो अदा नहीं कर सकी ना, जिसके लिए देखिए कायम की जितना गई है। बना हुआ था कराची में तो फुल है ना इस वक्त। अगर आप एक भी जमीन लेने जाएं, एक भी एकड़ लेने जाएं, 1000 एकड़ भी, 1000 गज भी लेने जाएं तो नहीं है अवेलेबल। कितने इन्वेस्टर्स हैं जो रोज आके वहां पे माथा टेकते हैं कि हमें जमीन चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं ना कि इंस्टेड ऑफ EPZ बहुत सक्सेस मॉडल है। 32 हैं उधर बांग्लादेश में, 32 हैं हमारे यहाँ, कुछ 9-10 हैं इसमें, जिसमें फिर है ना ये जो गोल्ड इसके सॉरी कॉपर माइंस के और ये भी सब शामिल हैं। तो मेरे भाई ये एक सक्सेस स्टोरी है। EPZ में इन्वेस्टमेंट बायर वाला जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है कि मुझे कराची में और EPZ पोर्ट के नज़दीक। क्योंकि EPZ का जो एसेंस है ना वो ये होता है कि आपने ड्यूटी फ्री माल मंगवाया, उसको वैल्यू एडिशन की और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। यही माल अगर आप लाहौर में जाके बनाएंगे तो आपको फ्रेट देना अप एंड डाउन, 100%, ठीक है। इसलिए तो हालात उसका में कराची एसेंस में ही बनाना पोर्ट चाहता है। सिटी के पास होना चाहिए, या वो गवादर में हो या वो इधर हो। गवादर अनफॉर्चुनेटली अभी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो कामयाब नहीं है, तो इसलिए सबकी नजरें सिर्फ कराची में है। तो ये अब IMF ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जो मैं समझता हूँ कि अगर उनसे ये डायलॉग किए जाएं, क्योंकि ये आई नो कि उन्होंने जब IMF ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसके बाद जो है हमने 82 एकड़ उनसे IMF से अप्रूव कराया, 3500 एकड़
भी आईएमएफ से अप्रूव कराया कि ये 2 प्रोजेक्ट हमें करने हैं, उन्होंने ओके किया, हमने उनको फैक्ट्स एंड फिगर दिए तो उन्होंने कोई वो नहीं डाली। तो इसी तरीके से आप ये ब्लैंकेट परमिशन लेके 5000 एकड़ या 6000 एकड़ जो भी स्टील मिल की जगह है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, उसको करने। अच्छा, बिफोर गोइंग टू एनी अदर, औरंगजेब ने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन अभी तो रिस्ट्रिक्शंस है ना, अभी आईएमएफ से पहले निगोशिएट करना पड़ेगा, तब होगा ना। जमीन तो रख दी, आप आगे भी करें। बिफोर गोइंग टू द सोलर पे बात हुई कि 18% लगा देंगे। देखें, मैं इन लोगों की बातों पे मुत्तफिक नहीं हूँ, इस पे लगना चाहिए। वजह ये है कि देखें, आपके आईपीपी से मायदे हुए हैं, अगर आप उनसे बिजली नहीं खरीदेंगे, अभी तक पूरे हल नहीं हुए, तो अगेन आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आपके ऊपर लोड पड़ेगा और वो बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। आप ये मार्क माई वर्ड्स, आप दोनों हजरात से मेरे ये है कि विद इन 6 मंथ, ये इसी साल दिसंबर से पहले आप देखिएगा 1 या 2 सोलर के जो प्लेट्स के ना प्लांट पाकिस्तान में लग जाएंगे, क्योंकि अब फिजिबल होगा। अब हमें इसी तरफ जाना है कि वो लगने के बाद और ड्यूटी बढ़े ना, आप अपने मुल्क में बढ़ा के देखें। यहाँ पे सिलिका सैंड अवेलेबल है जो इसके लिए खाम माल के लिए तैयार होती है, आप एक्सपोर्ट कर देते हैं कोड़ियों के दाम, आप उससे ये प्लेट्स बनाए। इसमें 2-3 कंपोनेंट्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आप क्या इसमें कोई रॉकेट, मैं अगेन बोलूंगा भाई, आपने सुपरसोनिक जो दिखा दिया दुनिया को कि हम जो चीज बना रहे हैं वो यूरोपियन का भी मुकाबला कर रही है, तो व्हाई नॉट? ये सोलर प्लेट्स में क्या चीजें हैं? मतलब 5 कंपोनेंट्स मिलके एक सोलर जिक्र कर रहे हैं इदरीस साहब, तो पाक भारत जंग के हवाले की तरफ शेख साहब की तरफ जाना चाहूंगी कि जिस तरह से बजट स्पीच में वफाकी वजीर ने पाक भारत जंग का हवाला दिया और बात की कौमी सलामती के हवाले से कि जो उसका बजट है उसको मजीद इम्प्रूवाइज किया गया, हमने देखा। तो इस वक्त जो माशी तवाजुन है वो कौमी इस्तेहकाम के साथ कितना आपको बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है इस बजट में? देखिए जी, अभी भी कम है। अभी हमने कुछ देर पहले इस पर गुफ्तगू की है दिफाई बजट के हवाले से। देखिए, जो पाक फौज है, आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो क्या सिर्फ इस्लामाबाद की हिफाजत कर रही हैं? नहीं, पूरे पाकिस्तान में कर रही है। पूरे पाकिस्तान में। एनएफसी क्या है? एनएफसी अवार्ड में तमाम सूबे अपना अपना शेयर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जलजला आ जाए तो फौज, कोई बड़ा डिजास्टर हो जाए तो फौज, सूबों में तो सिर्फ इस्लामाबाद को तो नहीं कवर कर रही ना। तो अब एक एनएफसी अवार्ड है जिसमें आपको सूबों को पैसा दिया जाता है। मैं मिसाल ये थोड़ा सा इसको एलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाए लोगों को कि अगर आपको एनएफसी अवार्ड में हिस्सा दिया जा रहा है और फौज जो है ना वो पूरे पाकिस्तान की है, तो सूबों को अपने शेयर में से उसमें शामिल करना चाहिए। उसकी मिसाल कनाडा में, मैंने दिन में भी इसका जिक्र किया था कि कनाडा में एक सिस्टम है कि वो अपनी जो उनके जो सूबे हैं वो शेयर करते हैं फेडरल के साथ बजट को, यानी दिफाई बजट को शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ वो वफाक करेगा, जबकि आपकी जो अमेंडमेंट हुई, जब सूबों को इख्तियारात दिए गए, जैसे भी इन्होंने कहा कि एक बंदे का काम था वो 4 में तकसीम हो गया, नुकसान तो हुआ ना। अब वो पावर डेवोल्यूशन की एक और जमहूरियत की एक दूसरी बहस शुरू हो जाएगी कि वो जमहूरियत क्या और फिर उसके लिए क्या, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त ज़रूरत है, जिस तरह से हमारे जो मशरक़ और मगरबी जो सरहदें हैं, जिस तरह से ये चीज़ें जो अटैक्स हो रहे हैं, आपको पता है अफगानिस्तान की जानिब से भी, फिर अब इंडिया ने ये सारा कुछ किया जी, और प्रॉक्सी वार अलग चल रही है। हम मुल्क के अंदर भी उनसे लड़ रहे हैं हमारे जवान जो है ना। पुलिस तो नहीं लड़ रही ना, फौज ही जाके लड़ रही। पुलिस का भी नो डाउट उनका कोई मतलब वो नहीं कि मैं कोई कहना चाहूँ कि वो उनका कम है रोल, लेकिन बजट में बढ़ना चाहिए इनका बजट, ठीक है। और ये तो, और उसमें सूबों को भी हिस्सा लेना चाहिए। कोई ऐसी कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जिसमें अगर एनएफसी अवार्ड में अगर वो बाकी चीज़ों में हिस्सेदार हैं तो फिर इन चीज़ों में भी हिस्सेदार हो, कि भाई सिक्योरिटी का सिर्फ जिम्मे जो है ना वो सिर्फ जो है ना वफाक का नहीं होना चाहिए, वो सूबों का। इसमें मैं एक चीज सॉरी ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात काटते हैं, सो सॉरी। जब बात हुई पाक फौज की और उसकी डिफेंस बजट की, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान की जो फोर्स है वो 8वीं दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है। और अगर स्पेंडिंग की बात करें, जितना पैसा खर्च होता है बजट पे, उस पे डिफेंस बजट पे, दैट इज कम्स ऑन 24th नंबर, यानी 3 गुना कम है। अगर जो 9वीं 10वीं और जितने अप टू 23rd तक जो है उनसे पाकिस्तान का हुआ है, यानी 8th लार्जेस्ट स्पेंडिंग वाइज ऑन 24th नंबर, यानी हुआ है। अब अगर इंडिया से, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है, इंडिया में हर साल जितना एड ऑन होता है ना बजट, जितना डिफरेंस होता है,
उतना पाकिस्तान का टोटल अच्छा, मैं दिफाई इसी बजट पॉइंट पे आना है चाह जी, रही हूँ कि इतना हम जो टोटल दिफाई है। बजट को और उस compare बजट करते के हैं। साथ आप देखते हैं, देखें आर्मी अपने बहुत सारे जो अखराज, हम समझते हैं ना कि आर्मी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना रही है, ये चल, उसका सारा प्रॉफिट जो है ना ये उसमें जाता है, पाकिस्तान के खजाने में जाता है, उनकी अपनी पॉकेट में नहीं जाता पूरा है। सिस्टम बना हुआ पूरा है उनका, सिस्टम है। अगर इन्होंने अभी distributions हैं अजरबैजान मुख्तलिफ से जो जहाज के वो किए हैं, कुछ 5.6 बिलियन के जहाज इन्होंने बेचने की बातें कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के जरिए मुबादला में जाएगा, आर्मी के अस्करी के अकाउंट में नहीं बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। स्टेट बैंक में जाएगा, लेकिन उनके उसमें मेरा जाएगा। इस वक्त इस क्वेश्चन का मकसद जस्ट ये था कि हम जो कौमी सलामती की बात करते हैं तो उसमें माशी इस्तेहकाम भी तो बहुत जरूरी है ना। हम भारत के डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं कि हर साल उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन आप उनकी इकोनॉमी भी तो उसमें देखो मैं वो एक कितनी और grow ऐड करती करी नजर ना आ रही कि है। आप ये देखें कि हमारे 800 अगर 8 अरब डॉलर हम करें तो वो 16 अरब के तो वो राफेल खरीद रहे, तो आप कहाँ हैं उनके मुकाबले में। तो हमें तो जरूरत है कि एड ऑन करें, जिस तरह है कि उनकी जो है ना बजट को बढ़ाएं, दिफाई बजट। और जिस तरह आप सूबों की बात कर रहे हैं, एनएफसी की सूबे तो खुद विफाक से शिकायत करते नजर आते हैं, हमारा एनएफसी का हिस्सा पूरा नहीं मिला। अब यही मसला है कि अब ये जो यहाँ पे जो मैं बार बार एक बात करता हूँ पॉलिसीज की, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बजट का ज्यादातर पैसा गैर तरक्याती अखराजात में चला जाता है। खास तौर पे पेंशन्स की मैं बात करता हूँ, मैं तनख्वाहों की बात करता हूँ, ये सियासी इंटरेस्ट में चले जाते हैं। आपका ये जो मुलाजमतें ये जो कर रहे होते हैं सिमी, ये सियासी रिश्वतें हैं। मैं इसको कुछ भी नहीं मानता कि आप जी लाजमी गवर्नमेंट की मुलाजमत होनी चाहिए, नहीं, ये सियासी रिश्वत के तौर पे इन्होंने रखी होती है। इस दफा हम तुम्हें 10% बढ़ा देंगे, तो अच्छा आप प्राइवेट सेक्टर पे क्यों नहीं फिर इतनी सख्ती के साथ अमल करते? नहीं, उन्हें वही चाहिए। यानी एजुकेशन में आप देखेंगे असादा की बढ़ाएंगे ताकि वो उनके वोट डालने के लिए आ जाए। ये शेख साहब, मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और इस पे अगर बात करूं तो 1973 में जिस तरह के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कौमियाया था मतलब कि जितने भी सनतों को, तो वो भी सियासी रिश्वत देने के लिए कराया, तो आज जो हशर हो रहा है। नाज़रीन, वफाकी बजट का इस सेशन जो है जारी है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो मैं और मेरी को होस्ट समीन जो है दोबारा मेहमानों से सवालात करेंगी और उनके जवाब आप तक हम पहुँचाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जो है वफाकी बजट 2025 और 26 के हवाले से हमारा खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। और गुज़श्ता रोज़ से यानी कि प्री बजट से अब बजट है और कल पोस्ट बजट में हमारा ये सेशन चलता रहेगा। और यकीनी तौर पे जो है हमने कोशिश की कि तमाम जितने भी टाइगर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको बुलाकर यहाँ पर उनके ख्यालात का इजहार करते हैं। तो मेरे ख्याल में समीन जरा जुनैद साहब से भी बिल्कुल, जुनैद साहब की तरफ हम जाना चाहेंगे और टैक्स इस्लाहात के हवाले से इस वक्त कुछ बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से अवामी रिलीफ, माशी तरक्की और टैक्स इस्लाहात का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो कितना तवाजुन नजर आ रहा है इस बजट में? क्या आम आदमी इससे मुस्तफीद होता नजर आ रहा है आपको, या फिर वही हर दफा की तरह के ये खास तबका है, कुछ मखसूस लोग हैं कि जिनको कुछ इसमें रियायत मिली? जी देखिए, मैंने इसे कुछ पहले आपसे जिक्र किया कि इस बजट के मुख्तलिफ पहलू हैं और जाहिर है इसमें मुख्तलिफ बेनिफिशरीज भी हैं और कुछ लोग इसमें सफ़र भी कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको इसमें शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि इसमें इसी से इसका ताल्लुक है, वो ये कि पिछले एक साल में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी सिचुएशन है ना, वो बहुत इम्प्रूव की है। यानी उस पर बड़ी मेहनत भी हुई है, नो डाउट कि इस पर गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी एफर्ट की है एंड मैक्रो इंडिकेटर्स को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया है, जिसके अंदर करेंसी को भी उन्होंने मैनेज किया है इस तरह से कि वह इन्फ्लेशन ना पैदा हो उसकी बढ़ने से, और चीज़ें भी मैनेज की हैं। मगर उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो हमें नहीं मिल पा रहा। मीनिंग के अब हमें इस मैक्रो इंडिकेटर को, आपका सवाल इस तरह के मिलता है कि इस जो मैक्रो जो हमें बेहतरी आई है इंडिकेटर्स की जो है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी इकोनॉमी में कैसे आए, वो कैसे आएगा? वो आएगी ऐसी पॉलिसीज से जो कि आपकी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल हो, आपके ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो। देखिए ग्रोथ कैसे आती है जब आपकी इंडस्ट्री, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपकी इंडस्ट्री चलेगी, पॉलिसी फेवरेबल होंगी, स्मॉल इंडस्ट्री चलेगी, मीडियम इंडस्ट्री चलेगी, आपकी ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका बाइंग पावर बढ़ेगा। तो वो जो बात है कि जी हम सपोर्ट सिस्टम से निकलने की बात करेंगे कि हम गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट सिस्टम से निकलने की बात करेगा, तो वो वाले एस्पेक्ट जो है ना, वो इस बजट में नजर अभी तक नहीं आया। जिस तरह आपने कहा कि वो जो सपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो हम कैसे कम करें कि हमारी इकोनॉमी
ऑटो मोड पे कैसे आ जाए कि सिस्टम चलना शुरू हो जाए और हमारी जो रिलीफ देनी पड़ती है गवर्नमेंट को वो कम से कम हो। अब जहाँ तक बात है आम आदमी की, देखें थिंग्स आर ऑफ कोर्स अभी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। ये बड़ा अच्छा इकदाम किया है इन्होंने कि 12 लाख तक की सैलरी के ऊपर इन्होंने टैक्स कम किया है, जो कि अदा कर दिया है, जिससे आई थिंक कॉमन मैन को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो लाख रुपए सैलरी जिसकी बनती है क्या कहते हैं महीने की जो है वो आजकल वो इतना ज़्यादा नहीं है, 50,000 से लाख रुपए जो है, तो वो भी उसको बेनिफिट मिलेगा। प्लस दूसरे कि परचेजिंग देखें, जो परचेजिंग पावर की एबिलिटी है ना वो अपनी जगह उसकी ठीक है, एक ग्रेजुअल फेज है बढ़ने का जो है, मगर वी ऑल्सो हैव टू सी कि इसमें क्या मेजर्स लिए गए कि इन्फ्लेशन कम हो, वो भी उस हद तक इस तरह नजर नहीं आए। और वो कैसे कम होंगे? अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन कम होगी, तो ये आहिस्ता से नीचे आनी शुरू होंगी। तो आई थिंक वो सिनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी एक मिसिंग है, जो मैं समझता हूँ कि जो भी वक्त रह गया है इसको बजट को पास होने में जो है उसमें अगर कोशिश की जाए उसको मैच किया जाए। सही, बिल्कुल। अभी तो 13 को सेशन होना है और बिलाल भाई जिस तरह से मैं जरा शेख साहब से ज्यादा, शेख साहब एक बात पूछना चाह रहा था, आपका ताल्लुक मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है ना? जी बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो कितना फायदा उठा रही है हमारी मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? ये जी बड़ा फायदा हो सकता है इससे। हो सकता है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो तमाम लोग जो है ना वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, तमाम ममालिक इस पर तवज्जो दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने जो अभी जो जंग भी की है उसमें भी हमने अपनी सलाहियतों का जो है ना लोहा बनवाया, वो भी आर्टिफिशियल जो IT सुपर पावर कहते थे अपने आप को, तो अब आप हमारे नौजवानों ने उनको हैक कर लिया। मसला ये है कि अगर हम इंडिया की जो दिफाई जो उनकी जो चीज़ें उनको हम हैक कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा नौजवान तो बहुत बासलाई है। मीडिया इससे फायदा उठा रहा है। जी मीडिया भी उठा रहा है। मैं ज़रा इसमें एक और पॉइंट इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि हम इस वक्त जो है वो जैसे भी हमने बात की 3.1 जो है ना वो बिलियन जो है ना वो इसके ऊपर जो हमारी दरामदात है, हमारी डॉलर है, इसके ऊपर जो है, और हमने उसको अभी किया है कि 25 डॉलर, कहाँ 250 अरब डॉलर की इकॉनमी खड़ी है, एक्सपोर्ट खड़ी है इंडिया में IT के शोबे में, और कहाँ हम 3.1 पे जो है ना उछल, और उसको 25 पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैंने एक जुमला पहले भी कहा था कि बार बार कोई शार्क जो है ना आके हमारी जो है ना वो केबल भी खा जाती है। तो ये बड़ा एक मसला है, ये सियासी है या गैर सियासी है मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये एक मसला है कि आप उसको रोक रहे हैं। $400 बिलियन अगर हमारे बच्चे लेकर आ रहे हैं बगैर किसी मरात के, कोई AFS भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनके पास जो है ना, और वो बच्चे कमाना शुरू, और जैसे ही वो कमाना शुरू हुए आपके जो है ना आपने इंटरनेट स्लो कर दिया, आपने फायरवॉल वाला तो किस्सा तो सुना ही होगा हमारी ने, क्या कहना उनको। अनुषा कहने का मकसद ये है कि ये जो इतना बड़ा हमारे पास एक सेक्टर है पूरा, इस बजट में कहाँ नजर आ रहा है आपको कहीं पे? मुझे इसका भी बताएं। हाँ, टैक्स लगाने की बात हुई है, यूट्यूबर पे लगाएंगे टैक्स, इन्फ्लुएंसर पे लगाएंगे टैक्स, यानी ये टैक्स लगाने की फ्रीलांसर पे टैक्स लगाएंगे। अच्छा, और डिजिटल करेंसी भी हमने देखा कि बहुत एक और चीज है, डॉलर हमारे पास नहीं डायरेक्ट आ रहा, हमारे जो बच्चे कमा रहे हैं वो तो दुबई में डॉलर गिर रहा है, फायदा किसको हो रहा है? मैंने भी एक मिसाल दी, मेरे $1000 है, $138 काट लिए उन्होंने टैक्स, इसको फायदा हुआ? मेहनत मैंने की, सारा कुछ मैंने किया, वो फायदा कौन हो रहा? क्यों? आप पेपाल और दूसरे लोगों को जीडीपी कम है ना, आप देंगे नहीं, तो पहले काट दो वहां पे। देखिए ना, आप बहुत सारी एप्स को, बहुत सारी चीजों को, पेपाल पे मैंने बात की थी दिन पे भी, पे इसको मौका नहीं दे रहे कि आप यहाँ पे वो काम कर सकें, तो वो डायरेक्ट डॉलर आपके पास आता, उस डॉलर का हमें फायदा। अब दूसरा है कि एक बहुत ही छोटी सी बात है, हम बिजली किस करेंसी में पैसे लेते हैं भाई? रुपीस में लेते हैं, डॉलर में तो नहीं लेते हैं। हमें फिर डॉलर के लिए IMF और उधर जाना पड़ता है। तो ये चीजें कम कर दें, इनकी जो है ना वो प्राइस कम कर दें, हमें जो है ना थोड़ा रिलीफ दें, आवाम को थोड़ा सा इसमें रिलीफ दें। AI इस वक्त जो है ना बहुत जरूरी है सर। तो मीडिया से फायदा मीडिया फायदा उठा रहा है जी, बिल्कुल फायदा उठा रहा है। और इस वक्त मैंने जब भी लोगों से बात करता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि जब हम अखबार कर रहे थे तो हम हाथ से लिखा करते थे, कंप्यूटर नहीं था, सारी खबरें हाथ से बनाते थे जी। फिर जब कंप्यूटर आया तो फिर हमारे थोड़ा सा सुकून हुआ, फिर इन पेज आया, फिर हमने जो है ना पेज मेकिंग की, तो ये ग्रेजुअली तरक्की। अच्छा, इसमें लोगों का ये ख्याल था
कि शायद ये हमारी जो है ना वो ख़त्म हो गई हमारी जॉब, अब तो ये कुछ भी हम नहीं कर सकते। हम सोच नहीं रहे कि भाई बहुत अब जैसे एआई के बाद इतनी बड़ी फील्ड हो गई है कि आप घर बैठे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठ के कमा सकते हैं। सिर्फ हुकूमत को ये चाहिए कि कोई एक लाइन ऑफ एक्शन दे दे, एक कोई पॉलिसी दे दे। जिस तरह से मैंने भी बात की है कि आपने अभी इस बजट के अंदर आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। टैक्स लगा रहे हैं आप उन लोगों पे जो आपके लिए ज़र मुबादला फिर भी पाकिस्तान ला रहे हैं, चाहे वो महदूद हो, लेकिन आपकी जो इंटरनेट की सर्विस ना होने की वजह से, बावजूद बंद करने की वजह से आप जो है ना उससे फायदा नहीं उठा पाते। अच्छा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, हम चूंकि तामील लम्हात की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबसे ही जो है ना वो उनके ले लें। हाफिज तो मेरा साहब को ख्याल है भी कि शामिल हाँ, करेंगे फिर आसिफ इनाम साहब से बात हाफिज करते साहब को हैं। अच्छा, हम सब मतलब ये कि जो भी आपने बताया किया वो ठीक है, आप तनकीद हमसे हुकूमत पे नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं कि हमारे भी की है ना, हाँ? एनएफसी अवार्ड की बात की है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तनकीद की बात ये होती है कि हम अमूमन कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी गलत है और फलाए। क्या हम मिन हैसल कौम या एक ताजिर होने के नाते, यहाँ होने के नाते कुछ गलतियां हमारी नहीं है कि हमने हुक्मरानों को खुद ही गाफिल किया? मेरे ख्याल में हम एक उंगली गवर्नमेंट की तरफ उठाते हैं तो चार हमारी तरफ चार हमारी तरफ होती है। मतलब आप ये समझते हैं कि हमारा भी कसूर है बहुत इसके अंदर ज्यादा। कि आप जो मुझे कुछ भी बताएं, आईपीपी हुकूमत ने लगाए तो लगाने वाले तो प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा ये कि आप ये देखिए कि बहुत सारी जो पॉलिसीज होती हैं, यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई मतलब कोई डील बना लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, दीगर और भी हो रहा है। मैंने देखा कि ताजिरों में इत्तेहाद नहीं है और इत्तेहाद ना होने का फायदा हुकूमत उठाती है। देखिए, अब इत्तेहाद से क्या मुराद है? इत्तेहाद से मुराद ये है कि आप एक पॉलिसी एक चैम्बर आपका एक नजरिया नहीं होता कि अगर सपोज के अगर इन्फ्लेशन किसी चीज पे भी हमने टैक्स को इतना करना है तो चैम्बर का नजरिया कुछ और होता है, फेडरेशन का कुछ और होता है, फला जगह का कुछ और होता है। इसमें थोड़ा सा बता दें। उसकी वजह यह है कि मतलब फेडरेशन एक नजरिए पे है कि सबको टैक्स का एक ऑल ओवर पाकिस्तान हो और ब्रॉड बेस हो, इस पर टैक्स रेट कम हो और सब दे रहे हो। कुछ जगह है कि जहाँ इलेक्शन ही इस बात पे जीता गया कि जी हम लाते तोड़ देंगे एफबीआर की, घुसने नहीं देंगे। तो आप मुझे बताएं, वो दो नजरिए जो है वो मतलब ये तो हुकूमत के देखने का काम है ना कि कौन लोग हैं जो टैक्स ना देने की बुनियाद पे इलेक्शन जीत के आ रहे हैं और उनका मोटो ये है कि जी हमने टैक्स नहीं लगने देना ताजरों पे। ठीक है, आप सहल तरीके निकाल सकते हैं, बहुत सारा है। कैश टेलर दुनिया भर में चलते हैं कि टक 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 किया, टैक्स खुद कैलकुलेट हुआ, खत्म हो गया। खैर बहरहाल आप चूंकि फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं तो आपसे तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप लाजमी सी बात है कि फेडरेशन के मफाद की बात ही करेंगे, थोड़ा सा उसकी तरफ झुका होगा। इधर साहब एसएमईज पे जो फिक्स टैक्स लगने थे, उस फिक्स टैक्स ना लगने की वजूहत क्या है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, वजूहत ऑब्वियसली हम कहेंगे हमारे लीडरान भी हैं काफ़ी हद तक, जैसे ही बोले। देखिए, अगर आपको अपना टारगेट पूरा करना है ना, तो जो एक कहते हैं ना दूध देने वाली गाय है, उसी को निचोड़ के आप जान ना ले लें। आपको अपना टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं इस पे बिल्कुल भी अगर ये भी तो बढ़ जाएगा ना। देखिए, ऑब्वियसली आज जो टैक्स नहीं देता आप उनको पेट्रोल 2 रुपए नहीं 20 रुपए ज्यादा चार्ज करें, उनकी ट्रैवलिंग पे बिल्कुल पाबंदी। फाइलर और नॉन फाइलर और फाइलर के एक डिफरेंस होना चाहिए वाजे। देखिए, एक टैक्स क्या है? टैक्स वो है कि अगर आपने एक लेवल तक कमाया तो उसका एक हक अदा कर दें, गवर्नमेंट को वो दे दें। जी बिल्कुल। वो नहीं कह रहे कि आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 4 आने 54 दे दें। नहीं, आपने जहाँ लाख क्रॉस किया उसके बाद आप देना शुरू करें। देखें, अभी कुर्बानी के जानवर करोड़ रुपए के जानवर बिक रहे थे, कोई टैक्स लगा उस पर भी लगना चाहिए, हर चीज पे लगना चाहिए। कितना आप देखें कि कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी चीज है, उस पर क्यों नहीं लगना चाहिए। और जनाब यूरोप वगैरह में जाए तो पार्किंग लगाते हैं, पार्किंग फीस में भी टैक्स होता है। भाई पार्किंग के इतने पैसे होते हैं, चीजें हैं, दूसरी है जी। तो ये मतलब टैक्स तो हर सूरत में देना चाहिए। और यही बात है कि देखें, अपने वोट्स लेने के लिए आप जिम्मेदार कौन है? ताकि दो स्कीम को नाकाम करने वाला सब बराबर के वो हैं। कौन है? अगर आप यकीन करें कि करोड़ों की तादाद में एसएमईज की तादाद, अगर ये 500-500 रुपए भी, 1000 रुपए भी फी दुकान देते हैं तो आपका टैक्स जीडीपी कितना बढ़ गया? बहुत बढ़ जाएगा। तो लेकिन टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं कि वो एसएमईज नहीं देते हैं। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है कि जो आपने देखिए आज भी अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं ना तो लियाकताबाद की जो मार्केट से जितना टैक्स लेते हैं ना उतना पूरे लाहौर से भी दोपहर में मैंने बात की थी, दोपहर में पूरा लाहौर से नहीं मिलता। दोपहर में मैंने बात की थी खौफ से देते हैं। पंजाब का ताजिर बेखौफ है, हमारा ताजिर खौफ। किस बात का खौफ है? खौफ हमारा खौफ ये होता है कि ताले तोड़ के सामान निकाल लेंगे, फिर इनकम टैक्स वाले हमारी दरवाजे पे आ जाएगा,
फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन आज भी बहुत सारे उसमें हैं जो नॉन फाइलर्स हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं और वो एक सारी मराद उनको मिलती है, वो मराद उनसे लेनी चाहिए। पेट्रोल भी महंगा होना चाहिए, ट्रैवलिंग भी महंगी होनी टैक्स रेट चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। वो शॉर्ट में बता दीजिएगा आमिर साहब कि इस वक्त कितना हकीकत पसंदाना नजर आ रहा है ये बजट आपको? जी मैंने कहा ना कि पहले भी ये कहा कि डंग टपाओ है, इनको भी खुश करना है, इनको भी खुश करना है, मुझे भी खुश करना है। उन्होंने सारा तमाम काम कर तबका दिया। को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उर्दू फिल्म है, पंजाबी फिल्म है? ये पंजाबी उर्दू मिक्स ही है। आप जैसे मैं भी आपने पंजाब का और सिंध का जिक्र तो कर दिया ना कि लालू खेत का कि एक बिल्डिंग वो जो है वो जितना टैक्स देती है वो पूरा लाहौर नहीं देता। तो आप फर्क समझ जाए ना कि भाई एक मखसूस जो अभी इन्होंने एक बात कही है कि दूध देने वाले गाय को आपका ना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक आम आदमी का जिसका अब आप टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय आप क्या कर रहे हैं कि एक आदमी है उसमें मजीद टैक्स ना भाई आप टैक्स नेट बढ़ाए ना। आप जरा सड़कों पे निकल जाए, आपको कोई सड़क खाली नजर आती गाड़ियों से भरी भी? अच्छा कितने लोग टैक्स पे करते हैं? नहीं करते सर। ये देखिए ये अब अच्छा ये इस तरीके से भी नहीं आ सकता कि आप किसी को मार के टैक्स लें। हाँ, जबरदस्ती नहीं ले सकता। आपको वो शऊर पैदा करना है। अच्छा वो शऊर कैसे पैदा होगा सर? कि उस टैक्स के बेनिफिट्स बताएं। जब आप तो इसमें भी इस्तेमाल आपको है ना करते हुए आर्टिफिशियल नजर आएंगे इंटेलिजेंस लाना पड़ेगा, आपको और सिस्टम बनाने पड़ेंगे तब जाओगे। 2 मिनट सिस्टम बनाना पड़ेगा, टाइम कम है, इसके बाद सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मसला ये कि जब तक आप शऊर पैदा नहीं करेंगे कौम के अंदर कि भाई ये जो तुम्हारा टैक्स है इस टैक्स से ये तुम्हारे पास शेख साहब शऊर पैदा होगा। मैं इंडियन कह रहा हूँ, सॉरी, शऊर पैदा होगा अगर हमारे लीडरान, सियासी लीडरान का किरदार अगर दुरुस्त हो, अवाम ये कहें कि ये ईमानदार बंदा है और ये सही कर रहा है तो अवाम उसके पीछे चलेंगे। अवाम ये कहते हैं कि हमारे सियासी लीडरान तो खा जाते हैं तो हम टैक्स क्यों दें, ये वजह वो है। जी बिल्कुल उनके पीछे जुनेद जी आपने जो बात की, देखें बात ये कि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। हाँ, ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट 100%। डेफिसिट जो है ना वो मुख्तलिफ शक्लों में, बिल्कुल। जैसे एक आपने बयान की, हाँ। एक ये भी है कि लोग घबराते हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं कि जो दे रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली अभी तक जो रिफ्लेक्शन आई है वो क्या आई है कि जिन जिन सेक्टर्स ने जो ऑलरेडी नेट में हैं उन्हीं को बर्डन किया जा रहा है। अभी तक की जो आप कह लीजिए वही फिगर्स हैं वही रिपीट, वही कहां में 11% होगी, 8 से 11% वही कहां में रिपीट हो रही है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर, ठीक है। तो अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो द नंबर 1 एजेंडा फॉर द टैक्स रिफॉर्म इज द ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। ये बहुत जरूरी है, उसको कैसे भी किया जाए। व्हाट इज नॉन फाइलर, ठीक है, ये आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा, मगर एक्चुअली ये जो the only and the आप कह लीजिए the most confidence building and the conducive way is the broadening of tax। जी नीनाम साहब जल्दी से कहिए, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह मैं रहे हैं। एक दो जल्दी से चीजें कह टैक्स के बारे में बता दूं। टैक्स इज नेवर कलेक्टेड ऑन गुडविल, टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द बैरल ऑफ गन व्हिच इज लॉ। ठीक है, तो ठीक है, वो बैरल ऑफ गन से ही इन्फोर्स होता है। दूसरे ये कि आप दुबई देखें कि दुबई ने कितनी तरक्की की, कराची कितना पीछे रह गया। वहां कौन सा टैक्स? हुक्मरानों का फर्क है, हुक्मरानों का फर्क है। आपका इकोनॉमिक मॉडल का वहाँ के हुक्मरान जो ईमानदार है, हमारे हुक्मरान जो भी हैं। बहरहाल आज तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। समीन, मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्राम एंड करें। बिल्कुल, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि ट्रांसमिशन तो कल भी चलती रहेगी। जी, पोस्ट बजट का जी, सिलसिला है और फिर उसके बाद 13 को जो नेक्स्ट सेशन है, कितनी तजावीज मंजूर होती हैं और किस हद तक हम देखते हैं कि आज जो अपोजिशन का दिन भर रवैया रहा टेक्स्ट स्पीच बिल्कुल, के दौरान, बहुत ही गर्म रहा जबरदस्त बिल्कुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तो क्या कुछ सूरत हाल होगी, यकीनन हम कल भी डिस्कस करते रहेंगे और आज भी अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ हाफिज इनाम साहब मौजूद थे, इदरीस साहब मौजूद थे और हमारे साथ जुनैद रहमान मौजूद थे। आमिर शेखों का बहुत शुक्रिया और उन तमाम लोगों का भी जो दिन भर इस बजट ट्रांसमिशन में शरीक हुए, हिस्सा बने रहे और अपने ख्यालात का इजहार करते रहे और बताते रहे कि किस तरह से हम मजीद इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं इन तमाम तर बजट्स में। अभी तो विफाक का बजट आया है, सूबों का बजट आना जरूरी है और सूबाई बजट सिंध का जो है वो किस तरह का आएगा। बिलाल हसन साहब, जी, मेरा आपने जाते रहा कि सूबे का बजट जो है ना, हमें ज्यादा उसकी तरफ सूबे की बजट से है, इसलिए कराची की तरक्की में सबसे बड़ा जो किरदार होगा वो सूबे का बजट का होगा। मेरा ख्याल है बच्चे, थैंक यू। मुझे और समीन नवाज को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।